नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में संकेतों के अहम मायने होते हैं और जब बात संस्कृति से जुड़ जाती है तो मौका बेहद खास हो जाता है। केंद्र और राज्य में जो भी सरकारें होती हैं वो ऐसे संकेतों का विशेष ध्यान देती है, खासकर तब जब देश या प्रदेश में चुनाव का माहौल तैयार होता है। इन दिनों नए संसद भवन की चर्चा जोरों पर है, लेकिन नए संसद भवन से भी ज्यादा चर्चा एक ऐसे प्रतीक की हो रही है जो देश के लोगों के लिए बिल्कुल नया है। यह प्रतीक है सेंगोल, जिसे राजदंड भी कहा जाता है, यानी वो प्रतीक जिसे सत्ता हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माना जा रहा है कि जब सेंगोल भारत की नई संसद में लगाया जाएगा तो देश की वो ऐतिहासिक परंपरा फिर से जीवित होगी जो विलुप्त हो गई थी। कुल मिलाकर नए संसद भवन में सनातन संस्कृति का डंका बजाने वाली तस्वीर बहुत जल्द सामने आने वाली है, लेकिन शक्ति और समृद्धि के प्रतीक सेंगोल को सियासी दिशा में घुमाने की पूरी कोशिश हो रही है। आज अखिलेश यादव ने सेंगोल को लेकर ऐसा ट्वीट किया जो काफी चर्चित रहा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का वक्त आ गया है। यानी अखिलेश यादव का इशारा 24 के चुनाव की तरफ था। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर भाजपा नेताओं ने फौरन पलटवार भी किया, लेकिन इस सेंगोल को लेकर सियासत थम नहीं रही है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए। उन्होंने सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया और लोकतंत्र से राजतंत्र की तुलना करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। तो वहीं सपा के एक सांसद एसटी हसन ने सेंगोल पर धर्म युद्ध छेड़ दिया। ये सेंगोल है क्या और समाजवादी पार्टी के नेताओं को इससे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आज इसकी एक एक बात और पूरी वजह मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर सेंगोल को भारतीय संसद में लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। देश की आजादी से ठीक पहले की शाम हिंदू रीति रिवाज से क्या क्या हुआ था, अब इससे जुड़ा हर एक राज खंगाला जा रहा है। सरकार ने सेंगोल का राज खोला तो देश में सियासत भी तेज हो गई, लेकिन 28 मई को होने वाले कार्यक्रम से पहले अखिलेश यादव की एक भविष्यवाणी काफी चर्चा में है। उन्होंने सेंगोल के हवाले से यह दावा ठोक दिया कि 24 में सत्ता परिवर्तन होना तय है। यानी पहले उद्घाटन पर सवाल हुआ और अब सेंगोल पर बवाल शुरू हो गया है। पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से सेंगोल को स्वीकार किया था। क्यों आप प्रतीकों के पीछे छिपकर संविधान का अपमान करते हैं? अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहां पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिम्मेदारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया। आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के ऊपर। पहले उद्घाटन पर बवाल, अब सेंगोल पर सवाल। राजदंड, सपा की सियासत प्रचंड। सेंगोल के नाम पर सपा की सत्ता पलट भविष्यवाणी। राजदंड पर अखिलेश का 24 वाला राजनीतिक दांव। उस सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था, लेकिन चूंकि
तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया। अखिलेश जी से कहिए इंतजार करें, बुढ़ापा आ जाएगा तब तक सत्ता मिलने वाली नहीं। राजदंड पर स्वामी का राजतंत्र वाला निशाना। लोकसभा के अध्यक्ष अगर ये रिक्वेस्ट करते माननीय प्रधानमंत्री से कि आप उद्घाटन करिए तो ये उनका पार्ट है और ये स्वागत के योग्य है। विपक्ष वालों के पास कोई विषय नहीं मिल रहा है, अब वो घटिया से घटिया हरकत कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सेंगोल पर सपा नेताओं की अलग अलग दुहाई। एसटी हसन को धर्म की याद आई। अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहां पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिम्मेदारी है। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहां पे लगना चाहिए। हर निर्माण का, हर अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का जो है उनकी एक ही मंशा रह गई है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगी, केंद्र की सरकार जो काम करेगी उसका विरोध करना, कुछ भी बनाइएगा वो करेंगे। 1947 वाले सेंगोल पर सियासत का धर्मयुद्ध। सेंगोल से संसद का श्रृंगार, राजनीति में बढ़ी तकरार। सुनहरी छड़ी पर सुलग रही सियासत। रविवार को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो सबकी नजर सेंगोल पर होगी, क्योंकि नए संसद भवन के उद्घाटन पर संसद भवन में शंख भी बजेंगे और विधि विधान से हर एक कार्यक्रम होगा। जाहिर है 28 मई को वो आने वाली तस्वीर कई लोगों को चुभ सकती है, जिसका इशारा भी सपा के कुछ नेताओं की तरफ से किया जा चुका है। 1947 में आजादी के दौरान ब्रिटेन से सत्ता हस्तांतरण के रूप में पंडित नेहरू को जो सेंगोल सौंपा गया था, वो सेंगोल अब प्रधानमंत्री मोदी के पास नजर आएगा। 28 मई की सुबह हिंदुस्तान के वर्तमान में भारतीय संस्कृति के इतिहास की झलक लेकर आएगी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में राजदंड के इस्तेमाल की परंपरा हजारों साल पुरानी है और यही परंपरा एक बार फिर पुनर्जीवित होती हुई नजर आएगी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान वैदिक मंत्रों का पाठ होगा, संसद में शंख गूंजेंगे, पीएम के ललाट पर तिलक लगेगा और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहेगा ये सेंगोल, जिसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सेंगोल के संसद भवन पहुंचने से पहले ही सियासत ने नई करवट ले ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जो सियासत में तपिश बढ़ाने वाला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। अखिलेश यादव की ये भविष्यवाणी भाजपा को चुभने के लिए काफी थी और हुआ भी ऐसा ही। भाजपा के कई नेताओं ने एक सुर में अखिलेश पर हमले शुरू कर दिए। उस सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था, लेकिन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया। वह अब नए संसद भवन में दिखाई देगा, ऐसा जानकारी है, तो ये गौरव की बात है। अखिलेश जी से कहिए इंतजार करें, बुढ़ापा आ जाएगा तब तक सत्ता मिलने वाली नहीं। कि जो परंपराएं थीं सनातन से अगर जुड़ी रहीं तो उसको कांग्रेस सरकार ने कभी पूरा नहीं किया और एक मान्यता जो परंपरा चली आती थी उसका पालन नहीं किया। मोदी जी को तो साधुवाद देना चाहिए कि वो हर परंपरा को वो एक निष्पक्ष भाव से लागू कर रहे हैं, जो हमारे भारत की व्यवस्थाओं में उसका एक अंग था। अब आपने यहाँ देखा अभी शपथ लिया, राजदंड है कि नहीं है? तो ये राजदंड इस बात का मानक है कि राजा ही सबसे बड़ा नहीं है, राजा के ऊपर भी एक राजदंड है, ये इसका महत्व है।
सेंगोल के मामले में सपा नेताओं के अलग अलग सुर सुनाई दिए। अखिलेश ने जहां सत्ता हस्तांतरण को लेकर तंज कसा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई धुन सामने ले आए। उन्होंने ट्वीट किया, सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम। सेंगोल के प्रति भाजपा सरकार की दीवानगी इस बात का प्रमाण है कि इसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसलिए भाजपा लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। देश के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, ये दोनों पूजनीय होते हैं और संसदीय कार्य मंत्री या हमारे उसके लोकसभा के अध्यक्ष अगर ये रिक्वेस्ट करते माननीय प्रधानमंत्री से कि आप उद्घाटन करिए, तो ये उनका पार्ट है और ये स्वागत के योग्य है। विपक्ष वालों के पास कोई विषय नहीं मिल रहा है, अब वो घटिया से घटिया हरकत कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबके अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने हिस्से के सवाल भी। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन को सेंगोल से धर्म वाली दिक्कत है। मांग ये है कि देश अगर धर्मनिरपेक्ष है तो इसे साबित भी करना होगा। देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी धर्मों के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सब एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड, एक वाहिगुरु पे यकीन करते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहाँ पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिलादारी होगी। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहाँ पे लगना चाहिए। कि खाली विरोध करे बदे विपक्ष है। अगर इनको है, सत्ता उनकी है, वो मालिक है, वो चाहे दाल बनावे, चाहे चोखा, चाहे बट्टी बनावे, चाहे परोठा, का मतलब है। अब उनकी मर्जी है, वो जो करें, आप चिल्लाने से थोड़े होगा। जरूरत इस बात की है कि आप लोगों को तकलीफ है तो एक एकता क्यों नहीं बनाते। सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो दर्द है उसे समझा जा सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा चुभन तब पैदा होगी जब 28 मई को संसद भवन में यही सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के पास दिखाई देगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 14 अगस्त 1947 में आजादी के वक्त जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा था कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या होना चाहिए, तो पंडित नेहरू ने अपने सहयोगियों से चर्चा की। उसी वक्त स्वतंत्रता सेनानी सी गोपालाचारी ने सेंगोल के बारे में उन्हें बताया था। इसके बाद ही सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने माउंटबेटन से इसे स्वीकार किया था। यह सेंगोल है क्या, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं, जरा इसको समझिए। हिंदी परंपरा में राजदंड इसे कहा जाता है। चोल साम्राज्य से ही इस्तेमाल होता आया है। उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा जाता है, प्रतीक के रूप में। आखिरी बार लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सौंपा था। आजादी की रात जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा गया था। हस्तांतरण, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक इसे माना जाता है। दंडनुमा आकृति का यह राजदंड है। राजा की राजशक्ति का प्रतीक चिन्ह है। नए शासक को न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाता है। 5 फुट लंबा, चांदी से बना हुआ है। पूरे सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ऊपर के हिस्से पर नंदी विराजमान है। 1947 से अब तक प्रयागराज संग्रहालय में इसे रखा गया था। पीएम नेहरू ने ही संग्रहालय में इसे रखवा दिया था। अब नई संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास इसे रखा जाएगा। तो इसी तरह की कुछ तस्वीर नए संसद भवन में होगी, जो हमने इस ग्राफिक के जरिए प्रतीक के तौर पर आपको दिखाने की कोशिश की। बढ़ते आगे, सबके मन में यह सवाल है कि आखिर यह सेंगोल अचानक कैसे चर्चा में आ गया। तो इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। सेंगोल की चर्चा कहां से आई। पिछले साल तमिलनाडु में पहली बार सेंगोल का जिक्र हुआ। काशी तमिल संगमम के दौरान पहली बार चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। सेंगोल की कहानी से पीएम मोदी प्रभावित हुए। सेंगोल की जानकारी मिलते ही पीएम ने इस पूरे मामले को खंगालने के आदेश दिए। पूरी जानकारी जुटाकर संसद में रखने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1947 की तरह ही इस बार पीएम मोदी को यह सौंपा जाएगा। पारंपरिक भजन गाते हुए पीएम मोदी को यह सौंपा जाएगा। अधीनम मठ के पुजारी
गंगा जल से शुद्ध करके पीएम को इसे सौंपेंगे। 1947 में भी गंगा जल छिड़कने के बाद पंडित नेहरू को यह राजदंड सौंपा गया था। बात करते हैं यूपी में भाजपा के उस मिशन की जो आज तक अधूरा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भले ही लगातार 2 बार सरकार बना ली, लेकिन एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसे आज तक भाजपा जीत नहीं पाई है। ये लोकसभा सीट है मैनपुरी की, जिसको लेकर आज सीएम योगी ने बड़ी तैयारी के संकेत दिए। वैसे भी सियासत में हर एक कदम, हर एक बयान और हर एक कार्यक्रम के बहुत गहरे मायने होते हैं। सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। जिस मैनपुरी को भाजपा के मिशन 80 का सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा है, उस मैनपुरी को फतेह करने की तैयारी सीएम योगी ने अभी से ही शुरू कर दी है। सीएम योगी आज मैनपुरी में थे। कार्यक्रम भले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण का था, लेकिन लक्ष्य 2024 में उस अधूरे सपने को पूरा करने का था जो उपचुनाव में टूट गया था। यही वजह रही कि सीएम योगी ने माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करने के बाद मैनपुरी की जनता की झोली विकास की सौगातों से भर दी। मैनपुरी को सीएम योगी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और सपा के सबसे मजबूत गढ़ को भेदने का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज चेहरा देख करके कार्य नहीं होता है, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा का लाभ। दरअसल भाजपा निकाय चुनाव के नतीजों से गदगद है, क्योंकि मैनपुरी की 10 नगर निकायों में से 7 सीटों पर कमल खिला है। ऐसे में मैनपुरी लोकसभा सीट को जीतने की तैयारी तेज कर दी गई है। भाजपा को भरोसा है कि जो कमी उपचुनाव में रह गई उसे वक्त रहते पूरा कर लिया जाएगा। बीजेपी के सांसदों ने जितना काम किया है, इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 बार इतने एमपी जीत करके आ रहे हैं कि इनके परिवार की ही डिम्पल यादव बीजेपी के एमपी से हारी हैं। इनके परिवार के ही अक्षय यादव बीजेपी के एमपी से हारे हैं और इनके परिवार के ही धर्मेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हारे हैं। 19 में इनके घर के 3 एमपियों को हरा दिया और 1922 में इनको फिर बाहर कर दिया है। 24 में फिर बाहर करेंगे। ये कार्यकर्ता जब खुश होता है तभी होता है। मैनपुरी की धरती उनकी भी धरती है। मैनपुरी के वो प्रतिनिधि हैं, पहले वो मैनपुरी से करेल से एमएलए हैं, तब नेता समाजवादी पार्टी। जनसंपर्क अभियान को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से गांव गरीब से कट। सैलाब दिखाई पड़ रहा है जनता का। क्या है, किनका है? व्यापारियों का है, उद्योगपतियों का है, आम जनता दिखाई पड़ रही है लाखों की तादाद में। साफ है कि अखिलेश जी बच्ची खुची मैनपुरी भी अब साफ हो गई है। मैनपुरी के इस कार्यक्रम में सड़कों पर जो होर्डिंग लगे थे वो भी जनता का दिल जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे थे, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर मैनपुरी को जीतना है तो सधी हुई रणनीति के तहत मैदान में उतरना होगा। कुल मिला के बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम, उस पॉलिटिकल प्रोग्राम के पीछे बड़े राजनीतिक निहितार्थ भी हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 करोड़ से ज़्यादा की 63 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मैनपुरी चूंकि समाजवादी गढ़ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार चुकी है, लेकिन एक बार फिर से नजरें मिशन 2024 के मद्देनजर यहाँ से कमल खिलाने को है। इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और 400 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें मैनपुरी की जनता को सौंपी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत इस वजह से पड़ रही है क्योंकि आज तक इस सीट पर कमल नहीं खिल सका है। हालांकि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है जो नामुमकिन को मुमकिन करने में विश्वास रखते हैं और मैनपुरी इसी मिशन का अगला अध्याय है। भाइयों बहनों, विकास फिर दूर नहीं रहने वाला है। विकास आपका पैर छूता हुआ दिखाई देगा, सुविधाएं आपके पैरों को छूती हुई दिखाई देंगी। हर घर नल की योजना आप देख सकते हैं, जो पहले सपना था आज वो वास्तविकता बनने जा रही है और उस वास्तविकता को हम सब आपके घर तक, आपके परिवार तक, आपके गांव तक और हर जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैनपुरी का दिल जीतने की कोशिश कई मोर्चों से की जा रही है। आज जब माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण हुआ तो उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने मैनपुरी की धरती से सिंधिया परिवार के जुड़ाव पर बात की। इस मैनपुरी के साथ सिंधिया परिवार का
250 वर्ष पुराना संबंध रहा है। जब इस भारत माता की धरती पर विदेशी ताकतें अपनी पैर पर आश्रित, मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज सिंधिया ने, महाजी महाराज ने इस पूरे क्षेत्र में भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उन रोहिला अफगानों को उखाड़ के फेंकने का कार्य किया था। सीएम योगी और भाजपा की भगवा ब्रिगेड उसी मैनपुरी में मौजूद थी जो अखिलेश यादव के लिए 24 विजय का फिलहाल एक लौता मॉडल है। मैनपुरी के नतीजों ने ही समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे में अगर भाजपा ने यहां भी सियासी बढ़त बना ली तो अखिलेश को इसके नतीजे चुभ सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मैनपुरी वो लोकसभा सीट है जिसकी पहचान लंबे वक्त तक मुलायम सिंह यादव के नाम से जुड़ी रही है। भाजपा की कोशिश थी कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर भी भगवा फहराया जाए, लेकिन उपचुनाव में भाजपा की कोशिश नाकाम रही। अब भाजपा ने फिर से इस सीट पर मेहनत शुरू कर दी है। यह सीट भाजपा के लिए मुश्किल क्यों है, यह भी आपको मैं समझा देता हूं, जरा गौर से देखिए। आज तक इस सीट पर भाजपा जीत नहीं पाई। 1996 से लगातार सपा का कब्जा रहा है। सैफई परिवार के पास यह सीट रहती आई है। 1996 में मुलायम सिंह यादव यहीं से सांसद बने। 1998, 1999 में बलराम सिंह यादव सांसद बने। 2004 से 2019 तक लगातार मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बनते रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, तब भी सपा जीती। डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी को 2,88,000 वोट से हराया। ताकत लगाने के बाद भी भाजपा को आजमगढ़ रामपुर जैसा नतीजा नहीं मिला। यही सीट भाजपा के मिशन 80 के सफल होने में सबसे बड़ी रुकावट है। मैनपुरी की सीट जीतना भाजपा के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार उसने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भाजपा महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा दूसरे राज्यों के सांसद पदाधिकारी भी यूपी में आएंगे और भाजपा आलाकमान का यही फैसला अखिलेश यादव को चुभ रहा है। जब मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दी है तो भाजपा का 2024 वाला प्लान यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के साथ ही भाजपा ने यूपी में क्लीन स्वीप की हुंकार भर दी है। लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा की स्पेशल 21 वाली योजना भी तैयार है। भाजपा के इसी प्लान पर अखिलेश के चुभने वाले वार ने सपा और भाजपा के बीच टकराव की नई स्क्रिप्ट लिख दी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजन संपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को न बुलाना पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसीलिए निराश व निष्क्रिय हैं। ये महाजन संपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। दरअसल भाजपा 30 मई से यूपी में महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान में दूसरे राज्यों के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस पर ट्वीट के तर्कश से निकले अखिलेश यादव के सियासी तीर से भाजपा के तेवर लाल हो गए हैं। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद विधायक मंत्री हैं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार है, वहाँ मंत्री परिषद है। अलग अलग राज्यों में सरकार है, वहाँ मंत्री परिषद है। अब मेरी ड्यूटी महाराष्ट्र में लगी है तो महाराष्ट्र में ये ट्वीट कर दे कि इसलिए उनको जाना पड़ रहा है, तो ये श्री अखिलेश यादव जी का अल्प ज्ञान है। जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में पार्टी किसको कहाँ क्या काम सौंपती है ये पार्टी अध्यक्ष का अधिकार होता है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा चौतरफा हमला बोल रही है। दावा है कि अखिलेश की सियासी जमीन खिसक चुकी है। अखिलेश के लिए एक छोटा सा हमें शेर याद रहा है कि अब पाँव के नीचे जमीन नहीं है, पाँव की जमीन नहीं है। कमाल इस बात का कि उनको एहसास नहीं है। अखिलेश बाबू के जमीन पाँव के नीचे है ये नहीं है, और कमाल तो यह है कि उनको एहसास नहीं हो रहा है कि जमीन गायब हो चुका है। 14 में इनको बाहर किया, 17 में इनको बाहर किया, 19 में इनको बाहर किया और 22 में बाहर किया। ये जनता ने प्रमाण पत्र दिया। अखिलेश यादव से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है।
ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर निराश होता तो 14 में इनका परिवार छोड़ के सब हार गए, 17 में इनको 50 से नीचे ला दिया उस कार्यकर्ता ने। खास बात यह है कि 2024 के लिए भाजपा के स्पेशल 21 योजना पर कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए हमला बोला है। देखिए, ज़्यादातर भाजपा के सांसद अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं करा पाए, कोई जो आशाएं थी नहीं उसको पूरे खड़े हुए, और पूरी भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से सामाजिक द्वेष फैला है इसके। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सपा की साइकिल 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है और अब तो सपा के लोकसभा में सांसदों की संख्या सिर्फ 3 ही बची है। ऐसे में भाजपा की धमाकेदार तैयारी अखिलेश यादव को बेचैन कर सकती है। वो कौन से केंद्रीय और दूसरे राज्य के नेता हैं जिनके यूपी में आने से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बारे में मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। जी, उन नेताओं के बारे में आप समझिए। भाजपा का प्लान स्पेशल 21 क्या है? केंद्रीय मंत्री आएंगे उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आरके सिंह केंद्रीय मंत्री, वो भी इस स्पेशल 21 टीम का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कई मंत्री, मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में रहेंगी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं। इसके अलावा जितेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं, जम्मू से आते हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री हैं, झारखंड से आती हैं। राधा मोहन सिंह बिहार से आते हैं, हालांकि यूपी के प्रभारी भी हैं। और आरके सिंह के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये तमाम वो लोग हैं जो आएंगे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दूसरे राज्यों के मंत्री जो उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगे। मोहन यादव मंत्री मध्य प्रदेश, विश्वास नारंग मंत्री मध्य प्रदेश, धन सिंह रावत मंत्री उत्तराखंड, ये भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने। आगे बढ़ते हैं। दूसरे राज्यों के सांसद, मनोज तिवारी सांसद दिल्ली, वो भी रहेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक सांसद उत्तराखंड, तेजस्वी सूर्या सांसद कर्नाटक, पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, नितिन पटेल पूर्व उप मुख्यमंत्री गुजरात, ये लोग भी उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगे। निकाय चुनाव के मोर्चे पर बात खा चुके सपा अब अपनी पुरानी रणनीति पर वापस लौटते दिखाई दे रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने आजम खान पर कानूनी एक्शन को लेकर भाजपा सरकार पर एक बार फिर चुभने वाला प्रहार किया है। यही नहीं, अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का 21 सदस्यीय डेलीगेशन शनिवार को मुरादाबाद कमिश्नर से मिलेगा। माना जा रहा है कि सपा आजम खान के चेहरे पर मुस्लिम समाज को बीच में खड़ा करके ये संदेश देना चाहती है कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी है। आजम खान को भड़काऊ भाषण वाले मामले में बड़ी राहत मिली तो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर झूठे मुकदमे वाले हमले का नया चैप्टर खोल दिया। दरअसल 24 मई को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी किया था। ये वही मामला है जिसमें सजा होने के बाद आजम की विदाई की गई थी। आजम खान को निचली अदालत ने 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। हेट स्पीच का ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब रामपुर में एक भाषण के दौरान आजम खान ने कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था। हमें मालूम था और हमें पहले से ये एहसास है कि हमारी अदालतों में इंसाफ होगा, हमें पूरा यकीन है और अदालतें इंसाफ करती हैं। वही उनके साथ हुआ है और ये तो आगे देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर और बाकी मुकदमों में जिस तरह से पुलिस ने, प्रशासन ने उनको जेल में रखा था, क्या वो जायज़ था या नाजायज़ था। कथित भड़काऊ बयान के आरोप से आजम खान दोषमुक्त हुए तो अखिलेश यादव ने कमान संभाली। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा राज में झूठे मुकदमों का सच बाहर आना शुरू हो गया है। जनता पर दबाव डालकर झूठा मुकदमा करवाने वाले सत्ता की कठपुतली बने भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत दंडित करना चाहिए। इस आधार पर मोहम्मद आजम खान साहब की विधानसभा की सदस्यता की भी तत्काल बहाली हो। कोर्ट सत्ता की संलिप्तता की जांच करे। आजम खान हेट स्पीच के मामले में दोष मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी मुसीबत कम नहीं हुई है। अखिलेश यादव भले ही उनकी विधायकी बहाल करने की मांग कर रहे हों, लेकिन ये होना अभी नामुमकिन है।
क्योंकि आजम खान को एक दूसरे मामले में भी 2 साल की सजा हो चुकी है। वो मामला साल 2009 का है, जब मुरादाबाद में सियासी हंगामा हुआ था। इसी मामले में अब्दुल्ला आजम को भी 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते उनकी विधायकी रद्द हो गई। यानी आजम को अगर विधायकी वापस चाहिए तो इस मामले से भी दोष मुक्त होना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये है कि कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया, सजा उनकी खत्म हो गई, लेकिन सदस्यता खत्म हो गई, उनकी चुनाव दोबारा हो गए। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कार्रवाई करी थी वो गलत थी। आजम खान की विधायकी भले अभी बहाल न हो पाए, लेकिन माहौल बनाने के लिए सपा ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 21 सदस्यों का डेलीगेशन तैयार किया गया है, जो अखिलेश यादव के निर्देश पर शनिवार को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर से मिलेगा और आजम के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाएगा। इस डेलीगेशन में सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्द और एसटी हसन का भी नाम है। माना जा रहा है कि आजम खान के सहारे अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटरों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पश्चिमी यूपी के नतीजे समाजवादी पार्टी को परेशान करने वाले रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सपा को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। फिर रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में भी भाजपा ने सपा का किला तोड़ दिया। आजम और अब्दुल्ला की सदस्यता निरस्त होने के बाद जब उपचुनाव हुए तब भी सपा को झटका लगा। रामपुर के साथ साथ स्वार विधानसभा सीट पर भी भाजपा का कमल खिल गया। निकाय चुनाव में भी पश्चिमी यूपी से सपा के लिए जनता का चुभने वाला फैसला सामने आया। यानी पिछले कुछ चुनावों के नतीजे देखें तो सपा और मुस्लिम वोटरों के बीच काफी ऊंची दीवार खड़ी नजर आ रही है और अखिलेश बिल्कुल नहीं चाहते कि ये दीवार और ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी से इसी तरह चुभने वाले नतीजे मिल सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज लखनऊ समेत कई नगर निगमों में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इन नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान मेरठ से चुभने वाली तस्वीरें सामने आई। मेरठ में वंदे मातरम को लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और भाजपा के पार्षद भड़ गए। बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसे लेकर अब सियासत भी रफ्तार पकड़ चुकी है। हाथापाई, मारपीट और हंगामा। मारपीट की ये तस्वीरें मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह की हैं। बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम के पार्षद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए सीट से खड़े नहीं हुए। इस पर भाजपा के पार्षद और कार्यकर्ता भड़क गए। पहले हंगामा हुआ, फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरों में भगवा कुर्ता पहने एक युवक को मारपीट करते देखा जा सकता है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट की इन तस्वीरों पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत सुलग उठी है। भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2 लफ्जों में चेतावनी दे डाली है। कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। सच तो ये है कि भारत के संविधान के नाम पर उनको शपथ लेनी है और भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित वंदे मातरम को गायन करने में उन्हें हिचक है। किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना होगा, ये मेरा निवेदन है। और अगर इसको नहीं बोलना चाहते तो शांति से चुप खड़े हो जाएं। अगर जवाब में नारे लगाएंगे तो जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। भाजपा का आरोप है कि वंदे मातरम के दौरान एआईएमआईएम के पार्षदों की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, लेकिन एआईएमआईएम के पार्षद नहीं माने, जिस पर बात बिगड़ गई। जब वंदे मातरम जैसे ही शुरू हुआ उस समय ओबीसी के पार्टी के कुछ पार्षद थे जिन्होंने इसका विरोध किया और उल्टे सीधे रिमार्क पास करे। उस समय वहाँ पर मौजूद महानगर के कुछ सम्मानित नागरिकगण मातृशक्ति वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो उन्होंने समझाने का प्रयास करा, बल्कि एक महिला बहन ने भी समझाने का प्रयास करा कि भाई ऐसा क्यों करते हो। तो उस पर उन्होंने और रिमार्क पास करे, जिसमें वहाँ के स्थानीय नागरिक उत्तेजित हुए और जिसके कारण ये सब हुआ। इस बीच वंदे मातरम को आधार बनाकर एआईएमआईएम ने नया संग्राम छेड़ दिया है। दावा है कि अगर गर्दन पर छुरी भी रख दी गई तब भी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम गाने की बात थी, हमारा कोई संवैधानिक चीज नहीं है। अगर उसको करना कोई किसी के बिल्कुल प्रेशर में करेंगे।
2 बार वंदे मातरम करा रहे हैं साहब। अगर हमारे लोग नहीं खड़े हुए तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, प्रशासन के सामने मारपीट की जा रही है। डीएम साहब वहां मौजूद हैं, तमाम अधिकारी वहां मौजूद है, कलेक्टर साहिब वहां मौजूद है, उनके सामने बीजेपी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उतारू है मारपीट करने पर। साफ है कि मेरठ में शपथ ग्रहण के दौरान वंदे मातरम का मुद्दा विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि वंदे मातरम पर विवाद की सिर्फ यही एक तस्वीर नहीं है, एक मुद्दा मंच से गलत रूप से वंदे मातरम गाने का भी है। दरअसल शपथ ग्रहण के दौरान 2 बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम होने पर भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजेंद्र अग्रवाल ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि वंदे मातरम को सही रूप में नहीं गाया गया। वंदे मातरम दोबारा होगा, एक बार पुनः खड़े हो जाइए वंदे मातरम के लिए। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में दूसरी बार वंदे मातरम गाया गया। इस बार मंच से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वंदे मातरम की शुरुआत की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। हम ये मानते हैं कि वंदे मातरम ये कोई सांप्रदायिक या धार्मिक गीत नहीं है, ये देश की आज़ादी का गीत है, जिसको गाते हुए लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए, जिसको गाते हुए लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसके ऊपर विवाद खड़ा करना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं, क्योंकि AIMIM की बात आपने कही है, मैं तो उसके नेतृत्व से भी ये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के विवादों में से बचना चाहिए। इधर शपथ ग्रहण के दौरान फिरोजाबाद नगर निगम में हंगामे की तस्वीर सामने आई। फिरोजाबाद में मंच पर जगह न मिलने पर पार्षदों ने हंगामा कर दिया। जो बोर्ड चलाएगा वो नीचे बैठेंगे, इसने राय दी है तो बताए कोई हमें। वाराणसी में भी शपथ ग्रहण समारोह में धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की बात सामने आई है। हालांकि महापौर अशोक तिवारी के दखल के बाद मामला शांत हो गया। ABP गंगा के लिए मेरठ से सन्नु शर्मा और वाराणसी से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात यूपी में लाउड स्पीकर के जरिए धार्मिक शोर पर फुल स्टॉप वाले एक्शन की। योगी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। अवैध रूप से मस्जिद और मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकरों को लगातार हटाया जा रहा है। बुलंदशहर में तो नियमों का उल्लंघन करने पर 2 मस्जिद और 1 मंदिर पर प्रबंधक के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। इस बीच लाउड स्पीकर पर पुलिस की नॉन स्टॉप कार्रवाई को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे। धार्मिक स्थलों से उठने वाले विवाद के शोर पर फुल स्टॉप के लिए पुलिस की नॉन स्टॉप कार्रवाई जारी है। शहर कोई भी हो और धार्मिक स्थल किसी भी मजहब का हो, अवैध रूप से हवा में तने विवाद के लाउड स्पीकर्स को जमीन पर लाया जा रहा है। लखनऊ में विवादों के भोंपू पर एक्शन। सीएम योगी के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में भी पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। लखनऊ के थाना चौक इलाके में एक मस्जिद में अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। शासन के निर्देश पर ऐसे सारे भी माइक जो कि धर्म स्थानों पर लगे हैं और उससे जनता की हित प्रभावित हो रहे हैं, वे सारे उतरवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आज हम जो है चौक थाने के मिर्जा मंडी स्थित एक मस्जिद के पास हैं, जहां पर कि माइक बाहर की तरफ लगा हुआ है और इससे जो है जन सुविधाएं जो है प्रभावित हो रही हैं, जनता को असुविधा हो रही है। ऐसे में इनको निर्देशित किया गया और ये माइक उतरवाया जा रहा है। मंदिर और मस्जिद में बिना इजाजत लगाए गए लाउड स्पीकर्स पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस के इस कार्रवाई पर विरोध के सुर भी उठने शुरू हो गए हैं। अगर कोई भी काम अवैधानिक होता है तो उसे नहीं होना चाहिए और वैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। लाउड स्पीकर की परमिशन गवर्नमेंट देती है, हम परमिशन हासिल कर सकते हैं और परमिशन हासिल करके लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। तो ये अजान जहाँ तक सवाल है, अगर लाउड स्पीकर दी जाए तो कोई इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी को हम देश में रहते हैं तो देश में वैधानिक तरीके से हमें हर काम करना चाहिए। बुलंदशहर में विवादों के भोंपू पर एक्शन। सीएम योगी के निर्देश के बाद हरकत में आई पुलिस ने बुलंदशहर में कई धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की है। साथ ही 2 मस्जिद
और एक मंदिर में नियमों के उल्लंघन पर केस भी दर्ज किया गया है। वैसे तो लखनऊ पूरी दुनिया में अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर ने एक सुपरस्टार सिंगर को नाराज कर दिया। दरअसल बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में गुरुवार को खेलो इंडिया गेम्स के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में मशहूर गायक कैलाश खेर को भी बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम में अव्यवस्था की स्थिति कैलाश खेर को चुभ गई, जिस पर उन्होंने मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की। कैलाश खेर की नाराजगी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तमीज सीखो। 1 घंटा हमको इंतजार कराया, उसके बाद तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या ये खेलो इंडिया? गुस्से से भरे कैलाश खेर की ये तस्वीर सुर्खियों में है। तो बार वाले खुश होंगे इस दुनिया में। कैलाश खेर गुरुवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए लखनऊ की बीबीडी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस पर कैलाश खेर का पारा चढ़ गया और मंच से ही आयोजकों को खरी खोटी सुना दी। खेलो इंडिया तब है जब हम खुश हैं। घर वाले खुश होंगे तो बाहर वाले खुश होंगे इस दुनिया में। तमीज सीखो, होशियारी धार रहे हो। कोई किसी को काम करना आता नहीं, अगर बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए सब। इस दौरान कैलाश खेर ने सीएम योगी का भी जिक्र किया, खुद को सीएम योगी का चहेता बताया, प्यार के लिए देश भर के लोगों का आभार जताया, फिर आयोजकों को चीजों को व्यवस्थित करने की नसीहत दे डाली। महाराज जी भी हमको लाड करते हैं, पूरी दुनिया हमको लाड क्यों करती है? हमको भारत और भारतवासियों का चरण छू के प्रणाम करने का मन करता है। हम पैर धो धो के पीना चाहते हैं हर भारतवासी का, लेकिन चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं अभी ध्यान दिया जाएगा तो यही सब चलता रहेगा। मत कीजिए ये सब। कैलाश खेर कार्यक्रम के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था से भी खासे नाराज दिखाई दिए। पगला रहा हूँ, थोड़ा इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि जी इतना पगलाइल भी है कोई। ज्यादा कमांडोगिरी वहां दिखाइए जहां जरूरत है। हम अपने हैं, हम महाराज जी के पसीने हैं। हमें महाराज जी ने पसीने से बनाया है। हम बहुत तड़प के संतों के बीच से आए हैं भैया। हम फिल्मी गायक नहीं आए, याद रखना। हम भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरेंगे। हालांकि मंच से आयोजकों को तमीज की नसीहत देने के बाद कैलाश खेर ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, जिस पर कार्यक्रम में पहुंचे फैंस झूम उठे। इंस्ट्रूमेंटल बजा लीजिए। लेकिन आयोजकों पर कैलाश खेर की नाराजगी ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज कानपुर को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी। कानपुर में नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इस सौगात के बाद कानपुर के लोगों को दिल्ली के अलावा दूसरे कई राज्यों के लिए भी सीधी उड़ान मिल सकेगी। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक ने सरकार पर चुभने वाला तंज कसा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उम्मीद है सरकार कानपुर एयरपोर्ट को नहीं बेचेगी। ये विकास के पथ पर कानपुर की हवाई उड़ान की सबसे सशक्त तस्वीर है। लंबे इंतजार के बाद कानपुर एयरपोर्ट आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ नई उड़ान के लिए तैयार है। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल चकेरी से 2.5 किलोमीटर दूर मवैया में बनाया गया है। इसका उद्घाटन सीएम योगी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नए टर्मिनल की शुरुआत से कानपुर में कारोबार में तेजी आएगी। अगर आपको परिवर्तन देखना है तो नागर विमानन के क्षेत्र में पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, मुझे याद है 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक रूप से क्रियाशील थे, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील हैं और 12 पर कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा। नया टर्मिनल भवन 6,243 वर्ग मीटर में बना है। इस पर करीब 150 करोड़ की लागत आई है। नया टर्मिनल मौजूदा टर्मिनल से करीब 16 गुना बड़ा है। नए टर्मिनल में 8 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं।
नया टर्मिनल बनने से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए सीधी उड़ान की सुविधा होगी। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मौजूदा वक्त में यूपी में 11 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, जबकि भविष्य में 11 अन्य एयरपोर्ट बनाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस उत्तर प्रदेश को देश में जाना जाता था, अराजकता के विषय पर, गुंडागर्दी के विषय पर, विकास के पथ से वो अवरुद्ध हो चुका हुआ प्रदेश, आज वही प्रदेश मेरे भाइयों और बहनों केवल देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर विकास और प्रगति का परिचायक के रूप में आज विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश उभर रहा है। इस बीच कानपुर एयरपोर्ट के बहाने भाजपा की ओर से विकास वाले दावों पर सपा ने चुभने वाला तंज किया है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा, उम्मीद है कि सरकार कानपुर एयरपोर्ट को नहीं बेचेगी। कानपुर में आज जो नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, इसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इसके अच्छे रखरखाव पे ध्यान देगी और इसको किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने के बजाय सरकारी संसाधनों से चलाएगी और कानपुर में इतनी उड़ानें जुड़ेंगी कि कानपुर का व्यापार नई ऊंचाइयों को छुए। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं। कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। जाहिर है कि जब भाजपा विकास की हवाई उड़ान पर माहौल बनाने में जुटी है, तब सपा की ओर से किए गए तंज ने टकराव की नई रूपरेखा तैयार कर दी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।